Hello dear students, Assalamu alaikum. This is Mansoor Mustafa. In this video, we'll discuss about the general wave properties. अब ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है जनरल वेव प्रॉपर्टीज, दिस बिलोंग्स टू द ओ लेवल फिजिक्स एज वेल एज IGCSE और इफ यू आर अपेयरिंग इन द लोकल बोर्ड एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल लोकल बोर्ड से मतलब ये है कि इफ यू आर अपेयरिंग इन द फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड, KPK बोर्ड और पंजाब बोर्ड, ठीक है ना. तो ये टॉपिक जो है लोकल बोर्ड में क्लास 10 का सिलेबस में इंक्लूडेड है. Now, in this video, we'll discuss the first portion of this chapter, general web properties, and inshallah in next video we'll complete this chapter. ठीक है ना. O level में भी इसी तरह है, IGCSE या फिर आप क्लास 10 लोकल बोर्ड में अपेयर हो रहे हैं. ठीक है बेटा. So in this video we'll discuss the introduction of the waves, के ये waves होती क्या हैं, टाइप्स ऑफ द वेव्स, वेव्स कितने टाइप्स की होती हैं और उनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वेव्स इन दिस चैप्टर, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वेव्स होती क्या है. तो देखें, वेव्स को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो वेव्स क्या होती हैं? अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स. मतलब ये कि किसी भी सोर्स में, किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, ऐसी डिस्टर्बेंस जो अपने सोर्स से अवे मूव करे. मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वाटर. अब वाटर के अंदर जब वेव जनरेट हो रही हैं तो आप देखें वाटर इज अ सोर्स. इस सोर्स में ये जो पार्टिकल्स हैं, सोर्स के पार्टिकल डिस्टर्ब हो गए, डिस्टर्बेंस की वजह से वेव जनरेट हुई और वेव क्या कर रही है? इट इज ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द सोर्स. मतलब जिस पॉइंट पे, जिस सोर्स पे ये वेव जनरेट हुई उससे ये अवे ट्रेवल कर रही है. तो इस फॉर्मेट को या इस डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं अ वेव. ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वेव का. अब हम देखते हैं कि वेव करती क्या है, इसका पर्पस क्या होता है वेव का. वेव क्या करती है? वेव्स ट्रांसफर्स एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेव का बेसिक पर्पस ये होता है, वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती है, लेकिन एनर्जी को इस तरह से ट्रांसफर करती है कि उसमें मैटर इटसेल्फ ट्रैवल नहीं करता, मैटर इटसेल्फ ट्रांसफर नहीं होता. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर करें ये एक वेव है. आप देखें जब ये वेव जनरेट हो रही है इस मीडियम के अंदर, तो एक्चुअली वेव क्या कर रही है? ये एनर्जी ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. ठीक है ना, ये कोई सी भी एनर्जी हो सकती है. ठीक है, ये एनर्जी ट्रांसफर कर रही है. लेकिन ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो मीडियम है जिसमें ये वेव ट्रेवल कर रही है, या जो मैटर है जिसमें ये वेव ट्रेवल कर रही है, उस मीडियम का ये जो पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल आप इस पार्टिकल को कंसीडर कर लें, तो आप देखें पार्टिकल की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही. जस्ट पार्टिकल क्या कर रहा है? वेव की वजह से ये पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहा है, लेकिन इसकी जो अपनी पोजीशन है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल नहीं कर रहा. तो इसका मतलब ये है कि वेव ट्रेवल कर रही है. वेव क्या कर रही है? एनर्जी ट्रांसफर कर रही है. लेकिन इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में जो मैटर इटसेल्फ है, जिस मीडियम से ये वेव ट्रेवल कर रही है, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, दे आर नॉट ट्रेवलिंग, वो अपनी पोजीशन पर है. तो ये होता है वेव का बेसिक पर्पस या बेसिक जो इसका फंक्शन होता है. ठीक है बेटा, ये तो हो गया वेव का सिंपल इंट्रोडक्शन. अब हम देखते हैं कि हम वेव्स को कितने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज वेव तो बहुत सारी होती हैं. अब देखते हैं कि हम कितनी डिफरेंट कैटेगरीज में वेव्स को डिवाइड करते हैं. तो वेव्स को डिवाइड करने के लिए, या वेव्स को हम दो डिफरेंट वेज में कैटेगराइज कर सकते हैं. एक हम उनको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे मूव थ्रू. व्हाट दे मूव थ्रू का मतलब ये है कि वेव कहाँ कहाँ मूव कर सकती हैं, किस किस सोर्स में. बिकॉज अभी हमने कहा वेव क्या होती है? इट्स अ डिस्टर्बेंस इन अ सोर्स. तो किस मीडियम या किस सोर्स में वेव ट्रेवल कर सकती हैं, उस बेसिस में हम वेव्स को डिवाइड कर सकते हैं. या फिर हम वेव्स को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ पार्टिकल्स मूव थ्रू देम. मतलब ये कि जब वेव ट्रेवल कर रही होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या बिहेवियर होता है, वो किस तरह से मूव करते हैं. तो अगेन ऑन दैट बेसिस वी कैन कैटेगराइज द वेव्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. ठीक है, चलें अब हम बात करते हैं, ये जो हमारी फर्स्ट वाली टाइप था, या फर्स्ट हमारा केस था, जिसमें हम वेव्स को डिवाइड करते हैं, वेव्स को कैटेगराइज करते हैं ऑन व्हाट दे मूव थ्रू. तो इस फॉर्म में या इस वे में हम वेव्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, और कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. रिमेंबर दिस थिंग, ये जो डिवीजन हम कर रहे हैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ
व्हाट दे मूव थ्रू, मतलब किस मीडियम में, किस सोर्स में ये वेव ट्रेवल करती हैं, उस बेसिस पे हमने कहा कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। बट बिफोर दैट पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द पार्टिकल्स मूव थ्रू, इस बेसिस पे हम वेव्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगेन इन दिस कैटेगरी, इन दिस वे वी कैन कैटेगराइज द वेव्स इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ठीक है ना बेटा, मतलब ये कि जब आप किसी भी वेव की, फॉर एग्जांपल आप वाटर वेव की बात करें, आप लाइट वेव की बात करें, आप साउंड वेव की बात करें, आप किसी भी वेव की बात करें, तो जब आप वेव का बिहेवियर या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं तो आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करना होता है कि वेदर इट इज अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद फिर आपने ये देखना होता है कि वेदर इट्स अ ट्रांसवर्स और अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मतलब ये कि आप ये नहीं कह सकते कि ये चार अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये ऑन द डिफरेंट वे में मतलब ये जो कैटेगरीज हैं ये वेव के ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम है, और ये वाली कैटेगरीज हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं उस बेसिस पर है। तो इसका मतलब है एक कोई भी वेव वो मैकेनिकल हो सकती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है। एट द सेम टाइम एक मैकेनिकल वेव ट्रांसफर्स भी हो सकती है या फिर वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। ठीक है ना बेटा, तो इसका मतलब है जब भी आप किसी भी वेव को डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो आपने उसके दोनों जो उसके क्लासिफिकेशन से वो बतानी कि वेदर इट्स अ मैकेनिकल और ट्रांसफर्स, ओ सॉरी मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड वेदर इट्स अ ट्रांसफर्स और अ लॉन्गिट्यूडनल। चले अब हम देखते हैं कि ये जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है, मतलब किस बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी वेव कहां पर ट्रेवल करेंगी। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल वेव से। तो देखिए मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच नीड्स अ मीडियम, मतलब ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए, जिन बिकॉज मीडियम क्या होती है, इट्स अ डिस्टरबेंस इन अ सोर्स। तो ये जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं ये ट्रैवल तब कर सकती हैं जब इनको कोई फिजिकल मीडियम एज अ सोर्स अवेलेबल हो। मतलब ये कि दीज वेव्स कैन ओनली ट्रैवल इन अ मैटर। अब वो मैटर की कोई सी भी स्टेट हो सकती है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, बट एटलीस्ट कोई मैटर की स्टेट हो तो ये वेव्स ट्रैवल कर पाएंगी। ठीक है ना, ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर पाएंगी। तो अब देखते हैं कि ये मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं रियल लाइफ में। तो सबसे जो कॉमन एग्जांपल है, जैसे हमने स्टार्ट भी हमने वाटर वेव से ही किया था, तो रिमेंबर दिस थिंग कि जो वाटर वेव्स होती हैं दीज आर द मैकेनिकल वेव्स। मतलब ये बिकॉज देखें ना, वाटर वेव्स तब जनरेट होंगी जब इनको कोई सोर्स मिलेगा, मीन्स के इनको कोई मीडियम मिलेगा। वो मीडियम कौन सा होगा, वाटर होगा, एंड वाटर इज अ फिजिकल मीडियम। तो इसका मतलब है जो वाटर वेव्स होती हैं दीज आर काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इसके अलावा मैकेनिकल वेव्स में जो हमारी सेकंड कैटेगरी आती है वो आती है अर्थक्वेक वेव्स की, या जिसको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ये जो अर्थक्वेक या सिस्मिक वेव्स होती हैं ये वेव्स वो होती हैं जो कि अर्थ की डिफरेंट लेयर्स की वजह से जनरेट होती हैं, और ये वेव्स, दीज वेव्स कैन कॉज द अर्थक्वेक। तो ये जो अर्थक्वेक का रीजन होता है वो ये होता है कि जो अर्थ की डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट प्लेट्स हैं, दे जनरेट द वेव, किसी भी रीजन की वजह से इनमें वेव्स जनरेट होती हैं। तो उन वेव्स का रिजल्ट क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। तो अगेन दीज अर्थक्वेक वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर जनरेटिंग अ वेव इन अ रोप और स्ट्रिंग, ठीक है ना, तो अब आप देखें जब आप इस रोप या स्ट्रिंग में जब वेव जनरेट करते हैं तो अगेन दिस रोप और स्ट्रिंग, मतलब ये वो मीडियम है जिसमें वेव जनरेट कर रहे हैं। तो ये रोप या स्ट्रिंग दिस इज मेड ऑफ अ मैटर, सॉलिड क्या होते हैं। तो इसका मतलब है अगेन इन वेव्स को जनरेट होने के लिए यू मस्ट रिक्वायर सम काइंड ऑफ मीडियम। तो इस वजह से अगेन दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इसके अलावा मैकेनिकल की वेव्स की एक और एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं साउंड वेव्स, बिकॉज साउंड वेव इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ वेव। तो साउंड वेव्स भी जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मतलब ये कि साउंड वेव्स को भी ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई फिजिकल मीडियम रिक्वायर्ड होता है, विदाउट मीडियम दे कैन नॉट ट्रैवल।
ओके, नाउ आफ्टर मैकेनिकल वेव्स अब हम डिस्कस करते हैं जो सेकंड टाइप ऑफ वेव्स है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखें, फॉर मैकेनिकल वेव्स वी डिस्कस के दीज आर द वेव्स विच कैन ओनली ट्रेवल इफ द मीडियम इज प्रेजेंट। मतलब ये कि वो वेव्स होती हैं, ये तब ट्रेवल कर सकती हैं जब कोई मैटर की कोई स्टेट हो, कोई मीडियम, फिजिकल मीडियम हो, तब ट्रेवल करें। नाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन अदर हैंड आर द दोज वेव्स that can travel through matter or the empty spaces where matter is not present। मतलब ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई फिजिकल मीडियम है तब भी ट्रैवल कर लेंगे, अगर फिजिकल मीडियम नहीं है, इफ देयर इज एन स्पेस, इफ देयर इज एन वैक्यूम, स्टिल दीज वेव्स कैन ट्रैवल। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो अब अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन सी वेव्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मीन्स के वो मैटर में भी ट्रेवल कर लेती हैं, और अगर वैक्यूम है जहां मैटर नहीं है स्टिल दे कैन ट्रेवल। तो दीज आर द फ्यू, नॉट फ्यू बट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। gamma rays, x-rays, ultraviolet, visible, infrared, microwaves, radio waves। Now inshallah in next chapter we'll discuss these waves in detail। जो हमारा next chapter होगा that is about the electromagnetic waves and electromagnetic spectrum। so इन waves को हम detail में discuss करेंगे, इन waves की properties, इनकी applications। but right now you just know that these waves are the electromagnetic waves and their properties that they can travel in both matter or empty space या vacuum। Now, there is very important information regarding mechanical and electromagnetic waves that इन वेव्स की जो स्पीड होती है, चाहे वो मैकेनिकल वेव्स हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो स्पीड डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर। डेंसिटी ऑफ मीडियम से मतलब है वो मीडियम जिसमें से ये वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैकेनिकल वेव्स की, तो मैकेनिकल वेव्स की जो स्पीड होती है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। दैट मीन्स कि अगर मैकेनिकल वेव्स मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर किसी भी मीडियम से मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, तो अगर उस मीडियम की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उस मीडियम में मैकेनिकल वेव्स की स्पीड भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे डेंसिटी कम होती जाएगी मैकेनिकल वेव्स की जो स्पीड है वो भी रिड्यूस होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास एक मैकेनिकल वेव है साउंड, ठीक है ना, तो देखें अगर हम साउंड की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ साउंड को अगर हम कंपेयर करें, मीन्स के साउंड की अगर हम स्पीड की बात करें, तो साउंड की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है सॉलिड्स में। मतलब ये सॉलिड्स में स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है। इसके बाद जब वो लिक्विड में आते हैं और कम हो जाती है। जब साउंड गैसेस में ट्रेवल करता है तो इनकी जो स्पीड होती है वो मिनिमम हो जाती है। मीन्स के जो साउंड वेव्स हैं दे ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, और इनकी जो स्पीड होती है वो गैसेस में क्या होती है, मिनिमम होती है, सबसे कम होती है। इसका रीजन ये है कि जनरली जो होता है सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो जितने भी मैकेनिकल वेव्स, नॉट ओनली साउंड, जितनी भी मैकेनिकल वेव्स हैं वो सॉलिड में फास्टर ट्रेवल कर रही होंगी। लेकिन जब वही मैकेनिकल वेव्स गैस में ट्रेवल करेंगी तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। मीन्स कि उनकी स्पीड जो होती है वो मीडियम की डेंसिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है। नाउ अब अगर हम बात करें स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये जस्ट उसके ऑपोजिट होती है। किस तरह से ऑपोजिट होती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी स्पीड मीडियम की डेंसिटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड होती है। मतलब ये कि अगर जिस मीडियम में हम वेव ट्रेवल कर रही हैं, जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेते हैं लाइट, ठीक है ना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम लाइट की स्पीड की बात करें तो देखें लाइट की स्पीड जो होती है दैट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है मैक्सिमम होती है, और वो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। अब वैक्यूम में स्पीड मैक्सिमम स्पीड इसलिए है बिकॉज वैक्यूम की कोई डेंसिटी नहीं होती, उसमें कोई मैटर नहीं होता, डेंसिटी नहीं होती, इस वजह से स्पीड सबसे फास्टर होती है। अब यही लाइट जब वैक्यूम से ट्रेवल करके किसी और मीडियम में आती है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइट आ रही है एयर में, तो एयर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू द वैक्यूम वो थोड़ी सी ज्यादा, मतलब वैक्यूम में बिल्कुल जीरो होगी, एयर में कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो वैक्यूम से एयर में आएगी तो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी।
इसके बाद जब यही लाइट लिक्विड में आएगी तो लिक्विड की डेंसिटी और ज्यादा हो जाती है, तो स्पीड ऑफ द लाइट फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट जो मिनिमम होगी वो किस में होगी, मिनिमम होगी सॉलिड्स में। इसका रीजन ये है कि सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ द लाइट भी उतनी ही कम होती जाएगी। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सेकंड कैटेगरी थी जिसमें हमने वेव्स को डिवाइड किया था कि how the particles move through them. Again, on that basis, we discussed that waves are categorized into two groups. There are few waves, they are called transverse waves, and other waves are called longitudinal waves. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये transverse और longitudinal waves क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। Now, if you talk about the transverse waves, the transverse waves are those waves in which particles या जो oscillations होती हैं they are right angle to the direction of the energy is traveling. इसका मतलब ये है कि just consider कि this is a wave. अब wave की अगर आप डायरेक्शन देखें wave motion की, this is the direction of the wave motion. Wave is traveling in a horizontal direction. लेकिन जिस मीडियम में ये वेव जनरेट हो रही है उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग अप एंड डाउन। मतलब जैसे जैसे वेव ट्रेवल कर रही है मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग अप एंड डाउन। तो इसका रीजन, इसका मतलब ये होगा कि इन ट्रांसवर्स वेव्स जो वेव मोशन होती है दैट ट्रेवल्स इन द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, या जो आप ये कह लें कि वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं दे ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। और ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है दिस इज कॉल्ड एन ओसिलेशन। मतलब ये अप एंड डाउन कह लें, ये जो मोशन होती है अप एंड डाउन दिस इज कॉल्ड एन ओसिलेशन, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर क्या होता है कि वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं दे मूव परपेंडिकुलर, मतलब पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, वेव हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो अगर इस तरह की कोई कोई भी वेव हो दिस काइंड ऑफ वेव इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव की जो एग्जांपल्स हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि व्हाट इज द मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे वो रेडियो है, माइक्रो है, इंफ्रारेड लाइट, विजिबल लाइट जिसको हम कह रहे हैं, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ऑल दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है ना। अब ये देखें एट द स्टार्ट जब हम कैटेगरीज डिस्कस कर रहे थे आई टोल्ड यू कि कोई भी वेव जब आप डिस्कस करते हैं उसकी प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि वेदर दैट वेव इज अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके बाद फिर आपने ये देखना होता है कि वेदर दैट इज अ ट्रांसवर्स और अ लॉन्गिट्यूडनल नेचर, ठीक है ना। तो ऑन दैट बेसिस जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सारी के सारी क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर है। इसके अलावा वाटर वेव, वाटर हमने कहा था इट्स अ काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव, बट इसकी जो प्रॉपर्टी ये है कि ट्रांसवर्स वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं ये भी अपनी वेव मोशन के परपेंडिकुलर ट्रेवल करते हैं। सो दैट्स व्हाई वाटर वेव इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। चलें अब हम डिस्कस करते हैं जो सेकंड टाइप ऑफ वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखें ट्रांसवर्स वेव्स में हमने ये कहा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। इसके वेव तो जनरेट हो रही है, वेव इस रोप के अंदर या इस स्प्रिंग के अंदर जनरेट हो रही है, लेकिन ये इस तरह से जनरेट हो रही है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं दे आर ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। तो इस तरह की जो भी वेव्स होती हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मतलब ये डिफरेंस होता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में, कि ट्रांसवर्स के पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन ट्रेवल करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल के जो पार्टिकल्स होते हैं दे ट्रेवल हॉरिजॉन्टल टू द वेव मोशन, मतलब पैरेलल टू द वेव मोशन। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो एग्जांपल है दीज आर द साउंड वेव्स। साउंड इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड इट्स काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव, और फिर इनका जो पार्टिकल्स या वेव का जो बिहेवियर होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। अब देखें ना मैकेनिकल वेव में भी, अब हमने बात की थी वाटर वेव मैकेनिकल है, वेव्स इन अ रोप ये मैकेनिकल है, लेकिन वाटर वेव्स या वेव्स इन अ रोप दीज आर द काइंड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन एट द सेम टाइम जो साउंड वेव है इट्स ऑल्सो ए मैकेनिकल वेव, लेकिन इसकी जो बिहेवियर है पार्टिकल्स का
वो बिहेव होता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के कौन किस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे और किस वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं few important characteristics, few important properties of the transverse and longitudinal waves। दोनों waves की हम डिस्कस करेंगे, ये ट्रांसवर्स waves की कुछ important characteristics, फिर हम मूव करेंगे longitudinal wave पे, उसके क्या क्या characteristics हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स की। अब देखें, जब हम वेव की बात करते हैं तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, जिसमें पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं। इस वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। नाउ बिफोर डिस्कसिंग एनी कैरेक्टरिस्टिक, पहले हम ये देख लेते हैं वन वेव या वन ऑसिलेशन या वन साइकिल, ये हम किसको कहते हैं। अब देखें, ये एक ट्रांसवर्स वेव है एंड दिस काइंड ऑफ वेव इज कॉल्ड अ पीरियोडिक वेव। ये जो वेव होती है ना, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक इसलिए कहते हैं बिकॉज इस वेव की अगर आप प्रॉपर्टीज देखें तो पूरे की पूरी वेव एक जैसी है। मतलब ये कि इसमें वेव अपने आप को रिपीट करी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस हाफ को देखें, इसके बाद एक सेकंड हाफ है, यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद अब अगर आप इस पोर्शन को कंपेयर करें तो दिस इज एग्जैक्टली द रेप्लिका ऑफ द फर्स्ट पोर्शन। तो इस तरह की जो वेव होती है जो अपने आप को रिपीट करती है, इस वेव को हम कहते हैं पीरियोडिक वेव। तो रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, दीज आर फॉर द पीरियोडिक वेव। ठीक है ना, नॉन पीरियोडिक के नहीं, पीरियोडिक वेव के। ठीक है, अब पहले हम बात कर रहे थे वन वेव या जिसको हम वन ओसिलेशन कह रहे हैं, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वन साइकिल। इससे क्या मतलब है, वन वेव वन ओसिलेशन या वन साइकिल से मतलब ये होता है कि वेव का ऐसा पोर्शन जिसके बाद वेव अपने आप को रिपीट करे। अब आप देखिए, दिस इज द पोर्शन, ये हाफ साइकिल कंप्लीट हुई या हाफ वेव कंप्लीट हुई, इसके बाद ये लोअर पोर्शन एक कंप्लीट, यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो गई, इसके बाद यही सेम साइकिल रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब है ये जो वेव का पोर्शन होगा, दिस इज कॉल्ड वन वेव वन ओसिलेशन एंड वन साइकिल। तो अब ये आप टर्म याद कर लें, इससे आगे जब भी हम वेव की बात करेंगे तो दैट मीन्स के विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन पर्टिकुलर वेव। उसके बाद जो आगे जितनी भी होंगी वेव्स, जो प्रॉपर्टी इस पोर्शन की होगी या साइकिल की होगी, वही सेम प्रॉपर्टीज रिमेनिंग साइकिल्स की होंगी। तो इस वजह से हम सिर्फ एक ही डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग सेम होंगी। तो दिस इज कॉल्ड वन वेव वन ऑसिलेशन या फिर वन साइकिल। इसी तरह फिर ये अगर हम इस वेव की बात करें, ये सेकंड ऑसिलेशन हो जाएगी, ये फिर इसकी थर्ड ऑसिलेशन है। इसी तरह अगर ये वेव कंटिन्यू रहेगी तो दीज साइकिल्स विल कीप रिपीटिंग। ठीक हो गया। चलें, अब हम बात करते हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है। अब देखें, ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी है, इसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द वे मोशन ट्रेवल करते हैं। इसका मतलब है जब वेव ट्रेवल करी होगी, फर्स्ट हाफ में पार्टिकल अगर अप जा रहा है तो इट विल रीच अप टू अ मैक्सिमम हाइट, फिर ये पार्टिकल नीचे आएगा एंड देन इट विल रीच टू अ मिनिमम हाइट। ठीक है ना, ये जो इसकी मिनिमम पीक है। तो अब ये जो पीक्स हैं, अपर पीक एंड लोअर पीक, दे ऑल्सो हैव सम पर्टिकुलर नेम्स, पर्टिकुलर टर्म्स। पहले हम उनको देख लेते हैं। अब वेव का जो अपर पोर्शन है, रिमेंबर दिस थिंग के वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है ना, तो ट्रांसवर्स वेव में ये जो अपर पोर्शन या मैक्सिमम पीक ऑफ द वेव होता है, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। क्रस्ट हम किसको कहते हैं, द टॉप ऑफ द वेव फ्रॉम फॉर्म इज कॉल्ड द क्रस्ट। मतलब ये जो वेव की मैक्सिमम पीक होती है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। इसी तरह जो मिनिमम पीक या लोवेस्ट पीक ऑफ द वेव होती है, दिस इज कॉल्ड द ट्रफ ऑफ द वेव। तो यू मस्ट रिमेम्बर दीज थिंग्स व्हाइल टॉकिंग अबाउट द ट्रांसवर्स वेव, ये क्रस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है। ठीक है, अब ये क्रस्ट और ट्रफ ये अपने आप को रिपीट करते रहेंगे जब तक ये वेव ट्रेवल करती रहेगी। मीन्स के ये फर्स्ट क्रस्ट हो गया, ये फिर उसी वेव का सेकंड क्रस्ट होगा, इसी तरह पे नेक्स्ट क्रस्ट आ जाएगा। इस तरह ट्रफ भी होंगे, फर्स्ट ट्रफ होगा, फिर नेक्स्ट, फिर उससे आगे। तो इस तरह ट्रफ जब तक वेव ट्रेवल करती रहेगी, ट्रफ भी रिपीट होते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया क्रस्ट और ट्रफ। अब हम आते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, दैट इज एम्पलीट्यूड। कि ये एम्पलीट्यूड होता क्या है। तो देखिए, एम्पलीट्यूड क्या है, the amplitude is the distance from the baseline of the zero displacement। अब बेसलाइन कहते हैं ये वाली जो लाइन है, मींस के वो लाइन, अगर फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लें दिस इज एन रोप, दिस इज अ रोप, ये एक रोप है जिसमें ये ट्रांसवर्स वेव जनरेट हो रही है। तो बिफोर जनरेटिंग दिस वेव, जो रोप होगा
इट विल बी ए स्ट्रेट लाइक दिस। तो जस्ट वो पॉइंट जहां से वेव अप एंड डाउन मूव करेगी, तो इस लाइन को, इस रेफरेंस लाइन को हम कहेंगे बेस लाइन, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द जीरो डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है बेस लाइन से, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। आप देखें ना, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, अब ये वर्टिकल डिस्टेंस आप बेस लाइन से ऊपर की तरफ यानी क्रस्ट की तरफ जाएं, या फिर आप इस बेस लाइन से नीचे की तरफ आए, बिकॉज डिस्टेंस की जब आप बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस कैन बी इन एनी डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इस डिस्टेंस को, बिकॉज अभी अभी हमने कहा था दिस इज अ काइंड ऑफ पीरियोडिक वेव, तो पीरियोडिक वेव के अंदर अगर ये डिस्टेंस आप फ्रॉम द बेस लाइन टू द क्रस्ट फाइंड करें या फिर फ्रॉम द बेस लाइन टू द ट्रफ फाइंड करें, यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो ये जो डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन टू द क्रस्ट और वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन टू द ट्रफ, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इसका मतलब है जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, इसमें क्रस्ट और ट्रफ की जो हाइट होगी वो भी ज्यादा होगी। मतलब जितनी क्रस्ट और ट्रफ की हाइट होगी वो रिप्रेजेंट कर रही होगी वेव के एम्पलीट्यूड को। अब ये जो एम्पलीट्यूड होता है, अच्छा एम्पलीट्यूड अगेन इट्स अ डिस्टेंस। नाउ एम्पलीट्यूड के बाद एक और डिस्टेंस होता है, एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है वेव का, जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ। अब देखते हैं ये वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ वन कंप्लीट साइकिल और अ कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट साइकिल का या एक कंप्लीट वेव का या एक कंप्लीट ऑसिलेशन का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब देखते हैं ये डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं। एम्पलीट्यूड के लिए तो हमने कहा था इट्स अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन। अब देखते हैं ये जो वेवलेंथ होती है इसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो देखें, अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने कहा था एक वेव जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से मेजर करना स्टार्ट किया, यहां से वेव जनरेट होना स्टार्ट हुई, यहां पे हाफ वेव कंप्लीट होगी, एट दिस पॉइंट वन वेव कंप्लीटेड। तो ये एक वेव हो गई कंप्लीट। तो इस वेव का ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द वेवलेंथ। नाउ अब ये जो वेवलेंथ है, इसको हम वेव की डिफरेंट पोजीशन से मेजर कर सकते हैं। मींस के देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स जहां से हम इस वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब वो पॉइंट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? आप जहां से वेव स्टार्ट हो रही है, आप यहां से स्टार्ट करना मेजर करें। इसके बाद जहां पर एक वेव या एक ओसिलेशन, एक साइकिल कंप्लीट हो, तो आप वहां तक का डिस्टेंस फाइंड करें। दिस डिस्टेंस विल गिव यू द वेवलेंथ। या फिर आप ये कह लें कि आप कोई भी एक क्रस्ट ले लें, नॉट नेसेसरी का फर्स्ट क्रस्ट ले लें, कोई भी क्रस्ट ले लें। इस क्रस्ट से लेके इसका जो नेक्स्ट कंजिकेटिव क्रस्ट है, मतलब इसके बाद आने वाला क्रस्ट, इसको आपने स्किप नहीं करना है। ऐसे नहीं कि आप यहां तक आ जाए। इसके नेक्स्ट जो कंजिकेटिव क्रस्ट होगा, इस क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज ऑल्सो द वेवलेंथ। ये भी डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ये वाला डिस्टेंस है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, आप किसी भी एक क्रस्ट को लेके जो इसका नेक्स्ट कंजिकेटिव क्रस्ट है, आप वहां तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें, तो दिस विल आल्सो गिव यू द वेवलेंथ। या फिर सिंपली आप ये कह लें वेव के किसी भी एक पॉइंट पे आप स्टार्ट करें, फिर दोबारा जब वही पॉइंट आए तो वहां तक का डिस्टेंस, अगेन इट विल गिव यू वेवलेंथ। इसका रीजन ये कि ये सारे डिस्टेंस इक्वल इसलिए आ रहे हैं बिकॉज अगेन दिस इज अ पीरियोडिक वेव। तो पीरियोडिक वेव में ये जो वेवलेंथ है आप किसी भी पॉइंट से मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसका कंडीशन ये है कि आप जो पॉइंट आप जहां से आप स्टार्ट करें, एंड आपने दोबारा उसी पॉइंट पे करना है। मतलब उस जहां से वेव दोबारा अपने आप को रिपीट करे, वहां तक आपने डिस्टेंस लेना है। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द वेव। और ये जो वेवलेंथ है इट्स अ डिस्टेंस, तो इस वजह से इसका जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट हम ये कह सकते हैं कि मीटर है। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हम वेवलेंथ को ऑलवेज मीटर में मेजर करें, बिकॉज वेव्स तो डिफरेंट वेवलेंथ की हो सकती हैं। कुछ ऐसी वेव्स हैं जो कि जिनकी वेवलेंथ किलोमीटर्स में होती है, कुछ ऐसी वेव्स हैं जिनकी इवन बहुत ही स्मॉलर वेव लेंथ होती है, नैनोमीटर्स में भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेव, ये वेवलेंथ किसी भी यूनिट में मेजर हो सकती है। जैसे हम बाकी यूनिट्स की बात करते हैं कि डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन उनके यूनिट्स वेरी कर सकते हैं, तो सेम वे जो वेवलेंथ होती है या जो एम्पलीट्यूड होता है, इनके यूनिट्स भी वेरी कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड भी मीटर में भी हो सकता है, अगर कोई स्मॉलर वेव है सेंटीमीटर में हो सकता है, मिलीमीटर्स में हो सकता है। सेम फॉर द वेवलेंथ इसमें। ठीक हो गया? तो ये थे एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ।
अब हम डिस्कस करते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वेव, दैट इज फ्रीक्वेंसी। कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी इज द मेजर ऑफ वन ओसिलेशन पर सेकेंड। मतलब ये कि आपने ये देखना है कि ये जो वेव जनरेट हो रही है, इस वेव की कितनी ओसिलेशंस एक सेकंड में जनरेट हो रही है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है? वेव्स पासिंग इन अ गिवन पॉइंट पर सेकंड। मतलब ये कि आपने देखना है एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल्स या कितनी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है? देखिए फॉर एग्जाम्पल ये वेव यहां से जनरेट हुई, जैसे ही वेव जनरेट होना स्टार्ट हुई, आपने ये नोट डाउन करना है कि अब इसके साथ डेफिनेटली जब ये वेव ट्रैवल कर रही होगी, वेव जनरेट हो रही होगी, तो उसके साथ टाइम भी रन हो रहा होगा। आपने ये देखना है कि फॉर एग्जाम्पल ये वेव यहां से जनरेट होके इसने हाफ साइकिल कंप्लीट किया, इसके बाद इसने रिपीट किया अपना सेकेंड हाफ साइकिल, या जो लोवेस्ट इसका पीक है, लोअर पीक, वो इसने कंप्लीट किया। एट दिस टाइम यू जस्ट ऑब्जर्व कि दिस वेव took 2 seconds to complete this wave. अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वेव का वो पार्ट या नंबर ऑफ वेव्स विच आर पासिंग इन 1 सेकेंड। मतलब आपने अब देखना है कि एक सेकंड में कितनी वेव ट्रेवल हुई। अब आप देखिए अगर एक वेव कंप्लीट होने में 2 सेकेंड्स ले रही है, तो इसका मतलब 1 सेकेंड के अंदर वेव का जस्ट हाफ ऑफ द पोर्शन ट्रेवल किया होगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इस पर्टिकुलर केस के अंदर वो हो जाएगी 1/2 या फिर 0.5। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है दैट इज हर्ट्ज। तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 0.5 हर्ट्ज। या फॉर एग्जाम्पल आप एक और वेव जनरेट हो रही है, आपने वेव जिस पॉइंट पे वेव जनरेट हुई, आपने टाइम नोट डाउन करना स्टार्ट किया, आपने ये देखा, आपने ये देखना है, आपने देखते रहना है अपनी वॉच में कि जैसे ही 1 सेकेंड कंप्लीट हो तब आपने देखना है कितनी वेव्स ने ट्रेवल कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल आप अपनी वॉच पे देख रहे हैं 1 सेकेंड कंप्लीट हुआ, यू जस्ट ऑब्जर्व कि ये वेव यहां तक ट्रेवल किया है। तो अब आपने देखना है कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स हो गई। अब आप देखें ये एक वेव हो गई, फिर यहां से फिर ये सेकेंड वेव हो गई। तो इसका मतलब है इस केस के अंदर, इस पर्टिकुलर केस के अंदर 1 सेकेंड में अगर 2 वेव्स ने ट्रेवल किया है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 हर्ट्ज। इन सिंपल वर्ड्स, 1 सेकेंड के अंदर जितनी ओसिलेशंस, जितनी साइकिल्स, जितनी वेव्स ट्रेवल करती हैं, उन वेव्स को, उन नंबर ऑफ वेव्स इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन अ पर्टिकुलर यूनिट या सेकेंड्स, अगर हम स्पेसिफिकली ऐसा यूनिट की बात करें, तो उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेव्स को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, एंड फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। ठीक है ना? अच्छा, वन मोर थिंग, आई कीप रिपीटिंग दिस थिंग, कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करें दे आर फॉर द पीरियोडिक वेव। अब रीजन इसका बार बार बताने का ये कि नॉन पीरियोडिक में ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ठीक है ना? कैसे चेंज होगी? उसमें फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहेगी। इट माइट बी पॉसिबल कि वेव का जो एट द स्टार्ट वेव फास्टर ट्रेवल कर रही हो, जैसे ही वेव की जो मतलब जो बिहेवियर है वो चेंज होने लगेगा, तो इसका मतलब है उनकी फ्रीक्वेंसी या 1 सेकेंड के अंदर जो नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल कर रही है वो भी चेंज हो सकती है। ठीक है ना बेटा? तो राइट नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक वेव्स। तो ये थी फ्रीक्वेंसी। चलिए अब फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड एक और टर्म है विच इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द वेव। इसको हम पीरियड भी कहते हैं, इसको टाइम पीरियड भी कहते हैं। ठीक है ना? कहीं पे यू विल फाइंड रिटन टाइम पीरियड, या फिर शॉर्ट में हम इसको कहते हैं पीरियड ऑफ द वेव। अब ये जो फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड है, दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। कैसे ऑपोजिट है? देखिए फ्रीक्वेंसी हमने क्या कहा था? फ्रीक्वेंसी क्या है? वेव्स पासिंग पर यूनिट सेकेंड या पर यूनिट टाइम, जो भी आप टाइम का यूनिट ले रहे हैं, 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स ट्रेवल करती हैं। अब पीरियड जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। कैसे ऑपोजिट होता है? पीरियड का मतलब ये होता है कि एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। उसमें हम किस चीज पे फोकस कर रहे थे? हम इस चीज पे फोकस कर रहे थे, हमारा जो फोकस था वो था टाइम पे, कि 1 सेकेंड के अंदर हाउ मेनी वेव्स हैज ट्रेवल। ठीक है? नंबर ऑफ वेव्स हम देख रहे थे। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम टाइम को नहीं देख रहे, हमारा फोकस किस पे? वेव्स पे, कि जो एक वेव है या एक साइकिल है, इसने कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। अब वो 1 सेकेंड भी हो सकता है, 5 सेकेंड भी हो सकता है, 15 सेकेंड भी हो सकता है, 0.5 कुछ भी हो सकता है। तो जो टाइम
एक वेव, एक ओसिलेशन या एक साइकिल, बिकॉज ये टर्म मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि एक वेव का मतलब है कंप्लीट जो आपकी वेव ट्रेवल करी है। एक वेव का मतलब होगा वो वेव, वो पोर्शन जिसके बाद से वेव अपने आप को रिपीट करे, जिसको हम वन साइकिल कह रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो एक वेव कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम कहते हैं पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये वेव यहां से जनरेट होना स्टार्ट हुई, आपने देखते रहना है, साथ साथ टाइम को भी नोट करते रहना है कि जब ये वेव यहां पर आ गई, बिकॉज इसके बाद अब ये वेव अपने आप को रिपीट करिए तो एक वेव कंप्लीट होगी, तो आपने टाइम को देखते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये वेव यहां पर पहुंची, यू जस्ट ऑब्जर्व के नाउ इट टुक 4 सेकेंड्स, तो ये जो 4 सेकेंड्स हैं, दिस विल बी द पीरियड ऑफ दिस वेव। ठीक हो गया। और पीरियड बिकॉज ये टाइम है, तो इसको यूजुअली हम मेजर करते हैं सेकेंड्स में, ठीक है ना। अगर बड़ा यूनिट होगा तो मेजर कर सकते हैं बड़े यूनिट से, बट नॉर्मली हम पीरियड्स को मेजर करते हैं सेकेंड्स में। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, इन दोनों के दरमियान एक वेरी क्लोज रिलेशनशिप है। अब उस रिलेशनशिप को हम डिस्कस करते हैं। अब उसको डिस्कस करते हैं विद दीज एग्जांपल्स, तो फिर ये आपको थोड़ा रिलेशनशिप क्लियर हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी पीरियड में रिलेशनशिप क्या है। अब देखिए, हमने क्या किया है, हमने 3 डिफरेंट वेव्स कंसीडर किए हैं। अब ये जो इंटरवल है, इसको हमने कंसीडर किया है कि ये इंटरवल 1 सेकेंड का है, मतलब एवरी टाइम दिस इंटरवल रिप्रेजेंट्स 1 सेकेंड। तो अब हम इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी और पीरियड को कंपेयर करते हैं। अब पहले हम बात करते हैं ये जो फर्स्ट वाली वेव है। अब अगर हम इस वेव के बात करें पीरियड की, तो देखते हैं इसका पीरियड कितना है। अब देखिए, पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, एक वेव को ट्रेवल होने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम कहते हैं पीरियड। तो अब आप देखें, वेव यहां से जनरेट हुई इस पॉइंट से, ये हाफ साइकिल किसका कंप्लीट हुआ, ये फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, यहां पर एक वेव कंप्लीट हो गई। तो इस वेव को ट्रेवल करने में आप देखें कितने सेकंड्स लगे, 1 सेकेंड एंड अनदर सेकेंड, तो इसका जो पीरियड हो गया वो हो गया 2 सेकेंड। तो ये तो हो गया इसका पीरियड। अब हम इसी वेव की बात करते हैं कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट्स द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, कि इस 1 सेकेंड के अंदर, अब यहां से हम ले लेते हैं, ठीक है, इस ये थोड़ा क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल। इस यहां से हम बात करते हैं, ये हमारा जस्ट कंसीडर कि हमारी वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, बिकॉज वेव रिपीट कर रही है, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी इसको स्टार्ट ले सकते हैं। अब ये हमारे पास 1 सेकेंड की ड्यूरेशन है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, इस 1 सेकेंड की ड्यूरेशन में कितनी वेव्स आ रही हैं। तो आप देखें, इस 1 सेकेंड की ड्यूरेशन में जस्ट हाफ ऑफ द वेव्स आ रही हैं, ठीक है ना, 1 सेकेंड की ड्यूरेशन में तो हाफ ऑफ द वेव्स आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दैट विल बी 0.5 हर्ट्ज, ठीक है, ये हो गई इस वेव की फ्रीक्वेंसी। चलिए, अब हम बात करते हैं जो सेकंड वाली वेव है। अब पहले हम बात कर लें इसके पीरियड की। तो अगर पीरियड की बात करें तो देखें, पीरियड क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव। तो अब देखें, ये वेव यहां से जनरेट हुई या इसका हाफ साइकिल हुआ, यहां पर आके ये वेव कंप्लीट हो गई। तो इस वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, जस्ट 1 सेकेंड, बिकॉज ये ड्यूरेशन 1 सेकेंड की है ना, तो 1 सेकेंड की ड्यूरेशन में वेव कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब इसका जो पीरियड हो जाएगा वो तो हो जाएगा 1 सेकेंड। अब हम बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की। अगेन हम यहां से कंसीडर कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स आ रही हैं। तो देखिए, 1 सेकेंड के अंदर ये वेव ने यहां से चलना स्टार्ट किया, हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, अनदर हाफ साइकिल, तो 1 सेकेंड के अंदर एक कंप्लीट वेव या एक कंप्लीट साइकिल हो गई, एक साइकिल इसने कंप्लीट कर ली, तो इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल ऑल्सो बी 1 हर्ट्ज फॉर दिस पर्टिकुलर वेव, ठीक है। तो ये होगा इसका पीरियड भी 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। चलिए, अब हम बात करते हैं जो हमारी थर्ड वाली वेव है। नाउ अब आप खुद ही फाइंड कर लें कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसका पीरियड कितना होगा। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो नाउ इसका जो पीरियड होगा दैट विल बी 0.5 सेकेंड्स। रीजन इज दैट एक वेव को कंप्लीट होने में, अब आप देखें ना, ये है एक वेव, इसको कंप्लीट होने में जस्ट हाफ ऑफ द सेकंड में ये वेव कंप्लीट हो रही है, इसका पीरियड हो गया 0.5। अब इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें 1 सेकेंड में, तो जस्ट यू माइट हैव ऑब्जर्व कि 1 सेकेंड में 2 वेव्स आर ट्रेवलिंग, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो हो गई 2 हर्ट्ज। ठीक हो गया। चलिए, अब हम इन रिलेशंस को कंपेयर करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एग्जांपल। अब देखिए, यहां पर पीरियड था 2 सेकेंड,
फ्रीक्वेंसी थी 0.5। इसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या किया, हमने पीरियड को जस्ट रिड्यूस कर दिया हाफ में, मतलब 2 सेकंड से हमने 1 सेकंड कर लिया। इसके रिजल्ट में फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 0.5 हर्ट्ज से 1 सेकंड हुई। मतलब ये हमने पीरियड को हाफ किया, इसके रिजल्ट में फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, इससे बढ़ गई लेकिन डबल हो गई, ठीक है ना। चले अब हम आते हैं थर्ड केस में। हमने पीरियड को और फर्दर हाफ मतलब रिड्यूस कर दिया, 1 को भी हमने हाफ में डिवाइड कर दिया। पहले 2 सेकेंड था, उसका हमने हाफ लिया, फिर 1 का भी हाफ कर दिया। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हाफ थी, यहाँ पे डबल हो गई। फिर जब हम पीरियड को हमने फर्दर रिड्यूस किया, फर्दर इसको डिवाइड किया, हाफ किया, तो फ्रीक्वेंसी दोबारा डबल पे चली गई, यानी 2 टाइम्स बढ़ गई। तो अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने टाइम्स हम पीरियड को कम करते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी उतने टाइम्स बढ़ती जा रही है। ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट ये जो फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड फॉर एनी पर्टिकुलर वेव या एनी पर्टिकुलर पीरियोडिक वेव, दे आर द रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब है कि एक होता है, जब आप कोई रिलेशनशिप फाइंड कर रहे होते हैं ना, एक होता है डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन। अब डायरेक्ट और इनवर्स में मतलब ये कि एक क्वांटिटी, अगर फॉर एग्जांपल हम इनवर्स रिलेशन की बात करें, तो इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही होगी। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि जिस रेट के साथ एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है उसी रेट के साथ डिक्रीज हो रही हो, ये डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है कि अगर वो रिलेशनशिप लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, ठीक है ना। उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो सेम अमाउंट के साथ वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा, अगर नॉन लीनियर है तो उसमें वेरिएशन आ सकती है। लेकिन रेसिप्रोकल का जस्ट मतलब ये होता है कि जितने टाइम्स आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे उतने टाइम्स दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, पीरियड 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। आप फ्रीक्वेंसी को 3 टाइम्स डिक्रीज करेंगे, पीरियड 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट ये जो फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड है, दे आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी है तो ये 1/t हो जाएगा, अगर पीरियड है, टाइम है, मतलब ये जो टाइम पीरियड है t, दैट विल बी 1/f। Now this is very important relationship you have to remember. चलिए अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसवर्स वेव है, दैट इज वेव स्पीड। अब देखें जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमारे पास वैसे होता है स्पीड का वही है कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो जब हम वेव स्पीड की बात करें तो वेव का भी यही होगा कि वेव 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। मतलब वेव देखें ना, वेव ट्रेवलिंग वेव होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब एनर्जी ट्रांसफर कर रही है तो मतलब वेव ट्रेवलिंग। तो उस केस के अंदर 1 सेकंड के अंदर वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, उस पर्टिकुलर वो जो होगी वेव की क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना। और वेव स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अ रिलेशनशिप दैट वेव स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, ठीक है ना। ये जो रिलेशनशिप होता है। अच्छा नाउ देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू, कि देखें आप ये कह रहे हैं कि स्पीड की जब आप इसको डिफाइन करें वेव स्पीड को, तो यहाँ पे तो आप डेफिनेशन वही दे रहे हैं जो आप सिंपल डिस्टेंस या सिंपल स्पीड की बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करता है। लेकिन जब आप फार्मूला देख रहे हैं तो ये फार्मूला जो सिंपल स्पीड का फार्मूला उससे थोड़ा चेंज है। अब देखते हैं कि ये क्या चीज है, मतलब ये फार्मूला हमें कहाँ से मिला। तो देखिए स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड का फार्मूला वो क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। ठीक है, यही फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला को हम कंपेयर करते हैं ये जो वेव इक्वेशन वाला फार्मूला है। अब देखें वेव में जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। इसका मतलब ये डिस्टेंस तो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वेव स्पीड के अंदर। लेकिन इसमें टाइम डिवाइड हो रहा है, यहां पर इसको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करी, ये क्या रिलेशनशिप। चले अब देखें जब हम वेव स्पीड की बात या वेव्स की बात कर रहे हैं, तो अभी अभी प्रीवियस स्लाइड्स में हमने वेव के 2 कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। तो देखें टाइम जो होता है, तो पीरियड का भी तो यही मतलब होता है ना, एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। तो इसका मतलब है अगर हम इस रिलेशनशिप को इन टर्म्स ऑफ टाइम लिखें, ये जो वेव स्पीड है, तो वी कैन से दैट ये जो स्पीड है दैट इज वेव लेंथ या जो डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ द वेव, ये हो जाएगा। ऐसी ना बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम वही चीज, वेव में डिस्टेंस वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर, मतलब जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है, और जो टाइम होता है उसको हम पीरियड कहते हैं। चलें, अब भी अभी फिर हमने एक और रिलेशनशिप भी ये डिस्कस किया था कि जो पीरियड है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब ये जो एफ है दैट विल आल्सो बी 1/t। तो 1/t को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, एफ से, यानी अब ये जो लैम्डा अपॉन टी था इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, लैम्डा अपनी जगह पे रहा और टी को जो 1/t था इसको हमने रिप्लेस कर दिया एफ से। अच्छा, ये चीज मैं बताना भूल गया कि ये जो वेवलेंथ होती है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा। ये जो सिंबल है ना ये वाला, इसको हम कहते हैं लैम्डा, ठीक है। ये ग्रीक लेटर है और किसको रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ को, मतलब वेव की जो वेवलेंथ होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज होता है। ठीक हो गया। सो दिस इज अबाउट द स्पीड ऑफ द वेव। चले, अब जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसवर्स वेव है दैट इज वेव फ्रंट। अब देखते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। अब देखिए, वेव फ्रंट का मतलब होता है a surface over which the phase of the waves are in waves is constant। मतलब ये, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेव है जो कि हमने कंसीडर किया वाटर वेव जनरेट हो रही है। अब देखें, जब वाटर वेव जनरेट होगी, अभी अभी हमने कहा था कि जब वेव्स जनरेट होती हैं तो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, इट कंसिस्ट क्रेस्ट और ट्रफ्स। तो अगर आप इन सारे क्रेस्ट को देख लें, दे आर इन फेस, मतलब इनका जो आप ये कह लें इनका जो एंगल है, इनकी जो पोजीशन है वो सेम होती है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप ट्रफ को देख लें, सारे ट्रफ्स की पोजीशन सेम होगी। तो अगर आप जितने क्रेस्ट वेव के अंदर जनरेट हो रहे हैं या जितनी भी वेव जनरेट हो रही हैं, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर के अंदर जब स्टोन थ्रो करते हैं इसके अंदर इस तरह से सर्कुलर वेव जनरेट होती है, ठीक है ना। तो जितनी भी वेव्स ये जनरेट हो रही हैं, ये एक वेव जितने टाइम्स ये ट्रेवल कर रही है, उन सब के जो क्रेस्ट हैं उनको एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दें, सो दीज इमेजिनरी लाइंस विल रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट ऑफ द वेव। या सेम वे जो इनके ट्रफ्स हैं उन सारे ट्रफ्स को आप ज्वाइन कर दें एक इमेजिनरी लाइन के साथ, तो ये ट्रफ भी कहलाएंगे वेव फ्रंट। मतलब वेव फ्रंट का सिंपल मतलब ये होता है वेव्स के वो पॉइंट्स विच आर इन फेस, मतलब जिनका आप ये कह लें जो एंगल है, जिनका एम्पलीट्यूड है, अगर वो सेम आता है तो उन सारे पॉइंट्स को हम कहते हैं वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम वेव्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, मतलब वेव्स का जो बिहेवियर होता है जब उसको हम उसकी बात कर रहे होते हैं तो वेव फ्रंट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। और वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। अब ये वेव फ्रंट दो तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम बात कर लेते हैं कि वाटर के अंदर जब आपने वेव्स जनरेट की तो देखिए वेव्स दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो सर्कुलर वेव्स हो सकती हैं या फिर प्लेन वेव्स हो सकती है, ठीक है। जस्ट लाइक यू कैन सी कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर वेव एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेन वेव। अब सर्कुलर वेव के अंदर जो वेव फ्रंट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन दिस वे। ये लाइंस, ये जो लाइंस है ये रिप्रेजेंट करी है वेव फ्रंट्स को, ठीक है ना। ये जो लाइंस है, ये लाइंस अब आप देखें ये वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रही है फॉर अ सर्कुलर वेव, एंड दीज स्ट्रेट लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द वेव फ्रंट फॉर द प्लेन वेव। मतलब जब भी आपने वेव फ्रंट ड्रॉ करना होगा या वेव्स को ड्रॉ करना होगा तो यू हैव टू ड्रॉ विद दीज स्ट्रेट लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इन वेव फ्रंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है, मीन्स के इन दो लाइंस के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव, ठीक है ना। बिकॉज जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं वेव्स के तो यू कम अक्रॉस दीज वैल्यूज, आपको वेवलेंथ कहीं फाइंड करनी होती है, कहीं आपको अननोन होता है या कहीं गिवन होता है। तो ये जो डिस्टेंस गिवन होता है तो यू मस्ट रिमेंबर कि देखे ना क्यों वेवलेंथ है, बिकॉज अभी अभी हमने कहा कि वेव फ्रंट वो लाइन होती है जो कि वेव्स के सेम जो इन फेस पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर रही है। इन फेस पॉइंट का मतलब होगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये क्रस्ट है तो ये भी क्रस्ट होगा, ये भी क्रस्ट होगा वेव का। तो एक क्रस्ट से नेक्स्ट कंजिकेटिव क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वही तो वेवलेंथ होता है। तो इसका मतलब है इन दो लाइंस के दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल रिप्रेजेंट द वेवलेंथ। या फिर अगर फॉर एग्जांपल ये लाइंस आप वेव फ्रंट शो कर रहे हैं वेव के जो ट्रफ है, तो अगेन एक ट्रफ होगा, ये दूसरी लाइन नेक्स्ट कंजिकेटिव ट्रफ होगा, तो अगेन एक ट्रफ से नेक्स्ट कंजिकेटिव ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है वो भी तो वेवलेंथ होता है। तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि ये जो लाइंस हैं, ये जो वेव फ्रंट वाली लाइंस हैं,
इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है दो लाइंस के दरमियान, ठीक है ना, मतलब कंसेक्यूटिव टू लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, that distance represents the wavelength of a particular wave. ठीक हो गया। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है, दे आर फॉर द ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव। चले अब हम बात करते हैं जो सेकेंड टाइप ऑफ वेव हमने डिस्कस किया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव, कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज है एंड रेस्ट ऑफ द सेम, ठीक है ना। अब पहले देख लेते हैं कि इनमें इस वे में और ट्रांसवर्स वेव में चेंज क्या चीज है। अब देखिए ट्रांसवर्स वेव्स में वेव्स तरह थी कि उसमें पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे थे, तो हमने कहा था कि जो अपर पोर्शन ऑफ द वेव है दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, और जो लोअर पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द ट्रफ ऑफ द वेव। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में तो अप्स एंड डाउन्स तो होते नहीं है, तो ये तो वेव हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रस्ट एंड ट्रफ है दीज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सिर्फ किस में होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अब देखते हैं कि अगर ये लॉन्गिट्यूड में नहीं होते तो हाउ वी विल डिसाइड कि एक वेव जो होती है कितनी कहां से कहां तक है। रिमेंबर दिस थिंग, वन वेव वन ऑसिलेशन वन साइकिल, इसका मतलब वही होगा कि जहां से जिस पोर्शन जिस पॉइंट से दोबारा वेव अपने आप को रिपीट करे तो उस पोर्शन को हम कहेंगे वन साइकिल, ठीक है ना। तो अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर होता क्या है कि वेव्स के जो पार्टिकल मतलब जिस मीडियम में ये वेव ट्रेवल करी है उसके पार्टिकल्स इस तरह ट्रेवल कर रहे होते हैं कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से इन पार्टिकल्स के दरमियान बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टिकल क्लोज आने लगते हैं, क्लोज आने लगते हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां ये पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आते हैं, मिनिमम डिस्टेंस हो जाता है। इसके बाद दोबारा फिर ये दूर जाने लगते हैं। तो अब आप देखिए ये जो पोर्शन है अगर आप इसको कंपेयर करें फ्रॉम बोथ दी साइड्स, तो अब यहां से रिपीटेशन हो रही है। पहले क्या है, पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजर क्लोजर आ रहे हैं, जब वो मैक्सिमम क्लोज पॉइंट पे आ गए इसके बाद दोबारा एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अब आप देखें ये जो पोर्शन है दिस इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दिस पोर्शन, मतलब ये वेव इस तरह जा रही है, ये वेव इस तरह जा रही है, और दे आर द रेप्लिका। तो इस वेव में, इस लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, मतलब जहां पर ये वेव पार्टिकल एक दूसरे के क्लोजर आ रहे हैं या एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, ऑन दैट बेसिस हम इनको फिर जिस तरह से हमने ट्रांसवर्स वे में क्रस्ट और ट्रफ से रिप्रेजेंट किया था, यहां पर हम जो टर्म यूज करते हैं फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जहां पर पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द वेव को हम कहते हैं रेयरफेक्शन। और जहां पर ये पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजर आ जाते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ जाते, मिनिमम सॉरी बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस पे होते हैं, उस पॉइंट्स को हम कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है इट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। इसमें ये जो होता है क्रस्ट और ट्रफ नहीं होते, कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस होता है। कंप्रेशन हम किसको कहते हैं, द रीजन ऑफ द मीडियम एट विच पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजर, या जो प्रेशर है दैट इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू द सराउंडिंग, उस पोर्शन को हम कहेंगे कंप्रेशन। और रेयरफेक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द रीजन, दैट इज अ पार्ट ऑफ द रीजन एट विच द पार्टिकल्स आर एट मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है ना, इनकी जो डेंसिटी होगी वो मिनिमम होगी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहेंगे रेयरफेक्शन। तो इसका मतलब है सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव इट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस, एक कंप्रेशन आएगा फिर रेयरफेक्शन आएगा फिर दोबारा अगेन। रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं दे आर फॉर द पीरियोडिक लॉन्गिट्यूडनल वेव के जो अपने आप को सेम टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रही होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है एक कंप्रेशन आएगा फिर एट द सेम फॉर द सम टाइम आफ्टर सम टाइम इंटरवल रेयरफेक्शन आएगा, फिर दोबारा कंप्रेशन आएगा, फिर इस तरह से वेव अपने आप को रिपीट करती है। तो ये तो था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। और कंप्रेशन रेयरफेक्शन होते क्या है, कंप्रेशन जहां पर प्रेशर जो वो मैक्सिमम हो, और रेयरफेक्शन जहां पर प्रेशर क्या हो, मिनिमम। चले कंप्रेशन रेयरफेक्शन के बाद जस्ट लाइक इट्स अ कंपैरिजन ऑफ द ट्रांसवर्सल लॉन्गिट्यूडनल वेव, कि देखें ये जो पार्टिकल है मीडियम का, अब ये ट्रांसवर्स वेव में ट्रेवल कर रहा है, अब यहां पर है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आप देखें लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे ट्रेवल कर रही है, वेव आ रही है, वेव की कंप्रेशन आई, फिर इसी सेम पॉइंट को अगर आप एज ए रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लें, यहां से कंप्रेशन हो गई, अब ये रेयरफेक्शन आएगी, फिर उसी सेम टाइम इंटरवल के बाद
फिर एक अदर कंप्रेशन आ गई, फिर फिक्स्ड इंटरवल के बाद वही सेम इंटरवल के बाद रेरफेक्शन। इस तरह वेव ट्रेवल कर। और ट्रांसफर वेव में सिंपली हमने कहा था अप एंड डाउन होता है, एक क्रस्ट आएगा फिर ट्रफ आएगा फिर क्रस्ट आएगा, एट द सेम टाइम इंटरवल ये क्रस्ट और ट्रफ रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये था इनका कंपैरिजन। अब जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वो एग्जैक्टली सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, पीरियड, ये सारी प्रॉपर्टी जो जो हमने ट्रांसवर्स वेव्स के लिए डिस्कस की थी वही सेम होगी। कैसे सेम होगी? फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो वेवलेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? वो डिस्टेंस जहां पर वेव अपने आप को रिपीट कर रही है। तो इसका मतलब है आप किसी भी कंप्रेशन को ले लें, एक कंप्रेशन से लेके जब इसका नेक्स्ट कंजिकेटिव कंप्रेशन आएगा तो एक कंप्रेशन से लेके नेक्स्ट कंजिकेटिव कंप्रेशन का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा वेवलेंथ। या फिर आप ये कह लें एक रेयरफेक्शन से लेके, मींस के दिस पॉइंट इज द रेयरफेक्शन, आप इस रेयरफेक्शन से लेके ये जो नेक्स्ट रेयरफेक्शन आएगी कंजिकेटिव रेयरफेक्शन, यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड द वेवलेंथ। वही सेम मेथड होगा वेवलेंथ फाइंड करने का। वहां पे हम क्रस्ट टू नेक्स्ट कंजिकेटिव क्रस्ट या ट्रफ टू नेक्स्ट कंजिकेटिव ट्रफ फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर कंप्रेशन टू नेक्स्ट कंजिकेटिव कंप्रेशन या फिर वन रेयरफेक्शन टू नेक्स्ट रेयरफेक्शन का जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। इसी तरह फ्रीक्वेंसी और पीरियड में भी ये होगा। फ्रीक्वेंसी क्या था? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। यहां पर भी ये होगा कि एक वेव, अब देखे ना, एक वेव यहां पर जो होगा वो होगी एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन की, मतलब ये जो पोर्शन है ये आपके पास एक वेव हो जाएगी, ये पोर्शन। तो इस एक पोर्शन को, इस पार्ट ऑफ द वेव को या इस वन साइकिल को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसको हम कहेंगे पीरियड, और एक सेकंड के अंदर जितनी वेव्स ट्रेवल कर रही होंगी उनको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी, पीरियड और वेवलेंथ है और वेव स्पीड, ये सारी प्रॉपर्टीज वही सेम है जिस तरह से ट्रांसवर्स वेव्स की थी। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेव्स। हमने डिस्कस किया जो वेव क्या होती है, उसको हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या डिफरेंस होता है। देन वी डिस्कस के व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड ट्रांसवर्स वेव्स। फिर हमने कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। नाउ दिस इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। स्टिल फ्यू टॉपिक्स आर रिमेनिंग, जो कंप्लीट एक अलग से ही सेक्शन है जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन next video. So keep watching, inshallah. Very soon I'll upload the next section. तो उसके बाद you will have a better understanding of this chapter. Okay, so Allah Hafiz, have a nice day, inshallah. See you very soon.